अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक ऐसे वक्त में जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद सियासी कशीदगी देखने में आई। उमर अयूब की नाअहली के बाद कौमी असम्बली तवील अरसे यानी तकरीबन 5 माह तक अपोजिशन लीडर के बगैर चलती रही, जिस पर जमहूरी तवाज़ुन पर सवाल उठते रहे। लेकिन अब ये आइनी खला बिलाखिर पुर हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से आज बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई अब कौमी असम्बली के इजलासों में बतौर अपोजिशन लीडर शरीक होंगे, जहां उन पर न सिर्फ हुकूमत की कानून साजी पर कड़ी नज़र रखने की जिम्मेदारी आयद होगी, बल्कि अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर मौसर अंदाज में साथ लेकर चलने का चैलेंज भी दरपेश होगा। अब उनकी इस तकर्री के बाद सियासी हलकों में रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने महमूद खान अचकज़ई को बांटते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। अब असल सवाल यह है कि क्या महमूद खान अचकज़ई सिर्फ एक आईनी ओहदा संभाल रहे हैं या वो वाकई एक मौसर, मुतहर्रिक और दबाव डालने वाली अपोजिशन की क़यादत कर सकेंगे, या फिर वो हुकूमत के साथ किसी समझौता पॉलिसी के नतीजे में फ्रेंडली अपोजिशन करेंगे। क्योंकि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बड़ा दावा करते हुए कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन नोटिफिकेशन नवाज शरीफ ने कराया, जिसके लिए महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली बुखारी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली बुखारी साहब, ये महमूद खान अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर होना अच्छी बात है। कुफ्र टूटा, खुदा करके बर्फ़ पिघली और खुशायद है। लेकिन ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, आई एम श्योर आपने सुना, अभी कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ये तो नवाज शरीफ साहब के मरहून मिन्नत नहीं है कि उनसे रब्ता किया महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के लिए और फिर ये नोटिफिकेशन हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। 5 साढ़े 5 महीने ऑलमोस्ट होने को हैं कि अभी तक जो है वो अपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं हुई थी। किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऐसा काम नहीं रोका जा सकता, किसी कानून के तहत ऐसा काम नहीं रोका जा सकता था। और जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जैसे तैसे भी 17 सीटों की हुकूमत बैठी हुई है, लेकिन एक स्पीकर बैठा हुआ था, तो स्पीकर हाउस, स्पीकर चैम्बर को ये ज़ेब भी नहीं देता था। ये पॉलिटिकल नॉर्म्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार जो है, कभी ऐसा नहीं होता कि आप 5.5 महीने रोक के बैठे रहें, जबकि सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी जो है उसके 76 से ज्यादा लोग साइन करके आपको लिख के दे चुके हैं कि इसको बनाए। कभी एक उधर, कभी दूसरा उधर, कभी तीसरा उधर। ये पहली बात तो यही बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि जी 5.5 महीने आपने हाउस को चलने नहीं दिया। आपके इलेक्शन कमीशन की तैनाती, आपके बहुत से और काम जो है वो अपोजिशन के लीडर के बगैर मुमकिन ही नहीं है, जो आपने नहीं होने दिए। दूसरी बात जो आपने पूछी और मैंने अभी सुनी आपके प्रोग्राम के वसातत से, बात यह है कि मैं वो शख्स हूँ जिसको इमरान खान साहब ने जेल से मैसेज दे के भेजा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे अपोजिशन लीडर होंगे, जिस पे सारी पीटीआई ने लबैक कहा। राजा नासिर साहब को जो है उन्होंने सेनेट का अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट अपॉइंट किया, सारी पार्टी ने लबैक कहा। और खान साहब के मुकर्रर करदा लीडर है ऑफ द अपोजिशन है महमूद खान अचकज़ई साहब। किसी को इसमें दूसरी राय या दूसरी शक व शुबा या कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे खान साहब ने कहा, और खान साहब का ही फैसला जो है वो हतमी फैसला होता है पीटीआई की हवाले से। खान साहब ने, आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब को सीएम केपी बनाया। देन सिमिलरली उन्होंने जब इन हाउस चेंज की तो अली अमीन गंडापुर साहब खुद असेंबली में बैठे, खुद उन्होंने तकरीर की, खुद उन्होंने वोट दी, खुद उन्होंने मुबारकबाद दे के हैंड ओवर करके इक़्तिदार सुहेल आफरीदी साहब को, और वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हुए। तो बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का फैसला खालिस्तान इमरान खान साहब का फैसला है, और इमरान खान साहब भी इसको लीड करेंगे, इमरान खान साहब ही इसको डील करेंगे। जो उनकी बात होगी वही हरफ आखिर होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मियाँ साहब की या दूसरी तो कामरान मुर्तज़ा साहब भाई हमारे, वही बताएंगे कि उनको क्या है क्या नहीं। लाजमी बात है वो एक पार्टी के सो कॉल्ड लीडर है वैसे, क्योंकि नून शीन से लदा होगी, शीन नून से लदा होगी। मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। बेटी उनकी वजीर आला, भाई उनका वजीर आजम पंजाब में नहीं जा सकता, वजीर आजम का बेटा जो है वो पंजाब में नजर नहीं आता। ये सारी उनकी अपनी खिचड़ी मिचड़ी है, उनकी चीजें, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे अली बुखारी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं सर कि वजीर आजम साहब का बेटा पंजाब में नहीं जा सकता और वजीर आजम साहब पंजाब में नहीं जा सकते, ये क्या कह रहे हैं आप? 2 सालों में कहीं आपको हमजा शहबाज नजर आए स्क्रीन के अंदर? कभी आपको मैंने आपको कभी जी, क्योंकि मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ, लाहौर में बैठा हुआ हूँ, मैंने क्योंकि देखा है पंजाब में मूव करते हुए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये कब हुआ? मैंने तो उनको किसी टीवी टॉक शो पे, किसी भी कमेटी के अंदर, किसी भी बड़े अपनी पार्टी के सदारत के अंदर, अपनी पार्टी के हवाले से इक़्तिदार के अंदर हमने तो कहीं नहीं देखा। भाई आपने देखा? अच्छा, आप इक़्तिदार के अंदर राहदारियों में बात कर रहे हैं, टोपी पे फिर रहे हैं, कहीं भी नजर नहीं आए। अच्छा, इससे अली बुखारी साहब, मुझे आप क्योंकि लाहौर में रहते हैं, अभी पंजाब में बहुत बड़ा सैलाब आया था, सिवाय एक सियालकोट के विजिट के अलावा, उसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान मुझे कहीं गए हैं तो मुझे दिखा दें आप जरा।
अच्छा अली मैं आई विल बी मोर ऑब्लाइज, मुझे मेरी और इस्लाह हो जाएगी अगर आप मुझे एक सियालकोट के दौरे के अलावा जो पहले ननकाना शरीफ गए वो जी उधर जी 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 सॉरी बिल्कुल। जो वो सिखों की मुतक़िद जगह है उसके अलावा मुझे कोई और जगह बता दें। पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े सैलाबों में एक सैलाब पंजाब में आया, नहीं जरा जाहिर है काइंडली ये मुझे तो बता वही दीजिएगा बता कहीं मियां सकते हैं शहबाज क्योंकि शरीफ साहब हम कहीं नजर कवर आए कर रहे आपको? थे इसको, तो हमने तो वहीं पे कवर मुझे किया कोई जहाँ पे कवरेज, मुझे वजीर कोई आला भी कवरेज मुझे मौजूद बता थी, जहाँ पे दीजिएगा। वजीर आजम साहब भी मुझे मौजूद थे। बेशक मेरा ये मेरी नजर टॉपिक नहीं से है सर, मेरा टॉपिक ये है नहीं, मैं तो कि जनरली आपने एक क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन ऐड किया तो मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे कोई वीडियो क्लिप्स दिखा दीजिएगा यार, नहीं किसी मैं जगह ये उन्होंने विजिट किया हो। पंजाब के 4 दफा के वजीर आला रह चुके हैं वो 3 दफा के वजीर आजम के भाई हैं वो। ठीक, तो सो इसका बहुत सी मतलब ये जिम्मेदारी है है कि तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, अखज ये कर रहे हैं इससे कि आप वजीर आजम और वजीर आला आपस में टॉकिंग टर्म्स पे नहीं, ये कह रहे हैं? आई डोंट नो जी, मुझे तो यही लग रहा है कि जो अंदर हालात हैं इनके, वो जैसे एक हमारे पुराने वजीर साहब कहते होते थे नून में से शीन अलादा होगी, शीन में से नून अलादा होगी, अभी तो वही नजर आ रहा है यार। अगर मैं आपको ये अपनी सारी अच्छा बातों का सर, जिक्र करूं ये तो महमूद खान नचकजई साहब के बारे में, मतलब ये जो बात अभी की है सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने, तासुर ये दे रहा है ना कि ये तो फिर वो अपोजिशन लीडर हैं जो इफेक्टिव रोल तहरीक इंसाफ के लिए प्ले नहीं कर पाएंगे, ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होंगे, इससे तासुर ये जा रहा है। देखिए ऐसा तासुर बिल्कुल भी नहीं है। महमूद खान अचकजई साहब हमारे साथ खड़े हैं, बहुत अरसे से खड़े हैं, वो तकलीफें भी बर्दाश्त कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने खुद उनका नाम कोड किया। तो बात यह है कि इससे पहले उमर अयूब साहब थे, हमारी पार्टी के लीडर थे, हमारे पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्होंने मारे खाई, उन पर पर्चे हुए, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया उन केसेस में कि जहाँ वो फैसलाबाद थे ही क्यों नहीं। माजरत। लेकिन उसके बाद जब 5.5 महीने से सीट खाली चली आ रही है तो इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई सबको बनाएं, क्योंकि हमारे साथ चलते रहे, कोलिशन में रहे हैं। राजा नासिर साहब भी हमारे साथ इलेक्शन से पहले के चलते आ रहे हैं, हमारे इसी तरह हामिद रजा साहब भी हमारे साथ, उनकी पार्टी भी सुन्नीतात कौंसिल भी चलती आ रही है। तो ये एक अपोजिशन का अलायंस होता है, वो इसी तरह होता है। आपको याद होगा कि जब पीडीएम आए थे, हमारी हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से, तो उनके पीडीएम के सरबराह जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब थे। पीटीआई के सॉरी पीपल्स पार्टी जो है वो उनके साथ नहीं थी शामिल पीडीएम में, लेकिन फिर भी उनकी हमायत के करके आ गई थी, यहाँ पर उनके साथ खड़ी हुई थी। सो ये पॉलिटिकली फैसले होते हैं, जो पॉलिटिकली आपके अलायंस होते हैं, आपको उनको इज्जत भी देनी पड़ती है, रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है, उनकी बात सुननी भी पड़ती ठीक, है, अब उनकी बात अचकजई साहब माननी भी से पड़ती आपकी है। एक्सपेक्टेशंस क्या है सर, बतौर ऑपोजिशन लीडर? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम महमूद खान अचकजई? लेकिन ये वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंशाल्लाह काम करेंगे, वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेंगे। हमारी ऊपर जो जुल्माना काम चल रहा है, जो जालमाना दौर चल रहा है, जो फिस्तायत का दौर चल रहा है, जो हर कॉन्स्टिट्यूशन की शिक को वायलेट किया जा रहा है, इसके अवालिया इसको खिलाफ आवाज बनेंगे। वो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है, उसके मुताबिक चलेंगे। देखिए एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में ये, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो मैं ये कहना फर्ज समझता हूँ अपना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पर बैठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स पर बैठे हुए लोग भी होते हैं ना रेहान, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ताबे होते हैं। और जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हशर नशर कर दिया गया पिछले साल 1.5 साल के अंदर, इंशाल्लाह जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे, जब भी हमारी अक्सरियत आएगी, हम इसको सही, इसके ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में, जो अवाम उन्नास के लिए होगी, पब्लिक स्पेसिफिक नहीं होगी, एक किसी खास मकतबा फिक्र या खास अफराद के लिए नहीं बनाई जाएगी, जो 25 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए होगी, उसको इंशाल्लाह जरूर लेकर आएंगे जी। नहीं, अब महमूद खान अचकजई साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन को सड़कों पे लाना होगा, एहतजाज करना होगा, या फिर अपने ताल्लुकात जो उनके ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब से भी हैं, नवाज शरीफ साहब से भी हैं, आसिफ जरदारी साहब से भी होंगे, उनको जो है बरुए कार लाना होगा? आप किस रोल में देखते हैं? देखिए महमूद खान अचकजई साहब के साथ हम खड़े हुए हैं, उनके पास पीटीआई की अक्सरियत है इमरान खान साहब की वजह से, और जो इमरान खान साहब का स्लोगन है वो उसी को आगे लीड करेंगे, वो उसी को लेके जाएंगे। सीनियर पॉलिटिशियन है, जीरक सियासतदान है, उनको हाउ नो सारी चीज़ों की पता है, वक्त की नज़ाकत भी उनको आती है, और इमरान खान साहब का ये चॉइस है। इमरान खान साहब के पास आपको पता है उनसे ना किसी की मुलाकात हो रही है, ना महमूद खान अचकजई साहब को जाने दिया जा रहा है, ना उनकी बहनों को जाने दिया जा रहा है, ना उनकी बीवी के बच्चों को उनको मिलने दिया जा रहा है, ना हम वकीलों को मिलने दिया जा रहा है। सो इंशाल्लाह ये कुफर भी टूटेगा और इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे और 17 सीटों वाले इंशाल्लाह घर भी जाएंगे। ऐसी बात नहीं। महमूद खान अचकजई साहब कोई तहरीक चलाएंगे या मुज़ाकरात करेंगे? देखिए ये तो महमूद खान अचकजई साहब हमारी पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक आगे एक चीज लेके जाएंगे। एज पर माई इंफॉर्मेशन, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरे अपने आइडिया के मुताबिक। सो बात यह है कि डेफिनेटली उनको एक एक चीज का पता है। हमारे साथ वो हर मुकाम पे खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ जो जो ज्यादतियां हुई, जहां जहां हमारे साथ एज अ अपोजिशन में मौजूद या एज अ पोलिटिकल पीटीआई वर्कर हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई, उन सबको उनको पता है।
सो इंशाल्लाह जो है हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी पॉजिटिव चीज आएगी और एक इस तरह की चीज लेके जाएंगे कि हुकूमत वक्त को भी ये पता चल जाए कि भाई कल आप भी ओपोजिशन में आ सकते हैं, कल ये जो आप हाथों से गिरा डालते रहे ना, ये आपको भी दांतों से खोलनी पड़ेंगी। सदा बादशाही तो अल्लाह की होती है, सदा हुकूमत तो मेरे अल्लाह की है। यहाँ तो हुकूमतें 2-3 साल ही होती हैं, तो आप तो ज्यादा गुजार चुके हैं। देखिए अचकज़ई साहब को हमारी मालूमात के मुताबिक और जो तहरीक इंसाफ ने पास ऑन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैंडेट मुज़ाकरात का दिया गया है, लेकिन हमने अचकज़ई साहब को ये कहते भी सुना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखिए ऐसे नहीं है, इमरान खान साहब ने खाली मुज़ाकरात की उनको अथॉरिटी नहीं दी हुई। इमरान खान साहब ने उनको, अल्लामा नासिर साहब को बाकायदा जो है तहरीक की भी इजाजत दी हुई है और इजाजत उनको मिली हुई है। उनको इमरान खान साहब ये डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन आप जो भी कहें, एक चीज मैसेज, बल्कि ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि मैसेज कन्वे हुआ है उनको कि जी वो तहरीक चलाना चाहे तो हम उनके साथ हैं, वो भी लीड करेंगे इंशाल्लाह जी। नहीं, तहरीक चलाना चाहे मतलब अब अभी स्ट्रैटेजी देखिए, या तो तहरीक चलेगी या फिर मुज़ाकरात होंगे ना, या आप ये कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल तहरीक पे चला रहे साइड बाय साइड। इस पे कोई ममानियत नहीं है। आर्टिकल 15, 16 सारा हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक देता है और नेगोशिएशन, ये गुफ्तगू के लिए हुकूमत को 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है हमेशा। सारी दुनिया में यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी अगर गिरता है ना, एक छोटा सा मिसहैप होता है या बड़ा ब्लंडर हो जाता है, कोई डिबैकल हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आती है, अपोजिशन पे कभी नहीं आती। सारी तारीख जो है हुकूमत वक्त को पहुंचती है और वही जवाबदेह होती है उसको, उसके आने वाली नस्लें भी जवाबदेह होती हैं उसको। सो हमेशा दुनिया में जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है, ऐसे हालात होते हैं, तो हमेशा जो हुकूमत वक्त होती है वो 2 कदम आगे जाती है, जाके गुफ्तो शनीद करती है। जबकि यहाँ पर गुफ्तो शनीद के लिए महीने से हम टॉक शोज में बैठ के बात कर रहे हैं, अभी तक तो हुकूमत या वजीर आजम या किसी की तरफ से कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई। तो हाउ कम यू से ओपन तो किया गया कि स्पीकर चेंबर में आ जाए, और स्पीकर चेंबर से आज नोटिफिकेशन इशू हुआ जो एक ठंडी हवा का झोंका है कि चलिए कुफर टूटा है खुदा खुदा करके, तो चलिए स्पीकर साहब के ऑफिस को यूज कर लें। देखिए हम तो जा चुके हैं ना स्पीकर साहब के ऑफिस में। अभी आपने 4 दिन पहले भी देखा होगा, हमारे 12-13 जो एमएनएज है हमारी पार्टी की सीनियर क्यादत, वो भी स्पीकर साहब से मिल के आ चुके हैं। अब वहां पर क्या करने जाके वहां पर जी सॉरी वो मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस पहुंचे थे। देखिए जी, स्पीकर ऑफिस में वो स्पीकर द कस्टोडियन ऑफ हाउस ना, वैसे तो स्पीकर साहब ही बायस थे अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि उन्होंने 5-5.5 महीने बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट खाली थी, उसको पूरा किया और उसका लॉजिक ही कोई नहीं समझ आई, रीजन ही कोई समझ नहीं आई कि क्यों रोका गया अभी तक। बट सम ऑफ द अदर, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर को कहा तो स्पीकर साहब बुलाए ना, स्पीकर साहब 2 कदम आ गए हैं। हुकूमत की तरफ से स्पीकर है वो, अपोजिशन की तरफ से स्पीकर नहीं बने हुए वो हुकूमत की तरफ से बुलाए, कहें ओके फाइन आ रहे हैं जी, हम कमेटी बना रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को बताएंगे जी कमेटी बनाएं। जैसे गुफ्त व शनीद का तरीकाकार होता है वैसे तरीकाकार के मुताबिक चीजें चलती है ना, कोई नया फलसफा तो नहीं इजाद हो रहा कि भाई हवा में तो गुफ्तगू नहीं होगी बगैर कमेटीज के या बगैर बंदों को बैठाए हुए, बगैर आपकी मेन लीडरशिप को बैठाए हुए कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है। सबके सब कम्युनिकेशन तो टॉक शोज पे हो रही है, सारी गुफ्तगू तो टॉक शोज पे हो रही है। इनकी तो अपनी सफों में अभी इताद नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 5 बैठ जाएंगे, हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ और ही अल्फाज हैं, वो दाई कर रहे हैं। तारड़ साहब कुछ और कह रहे हैं। आपके जो तलाल साहब हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इनको तो अपना नहीं पता अभी तक कि भाई किस सिमत में, 5 की सिमत मैंने आपको 5 बंदे बता दिए। आप बात करना चाहते हैं हुकूमत से? सबकी इलादा है। आप हुकूमत से बात करना चाहते हैं? देखिए जी, हमारा तो एक स्टांस आ चुका है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैंने अखबार में पढ़ा कि जब हमारा अभी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इसके बाद एलामिया जारी किया गया कि गुफ्तो शनीद करनी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने इसका खैर मकदम किया। भाई खैर मकदम किया तो आगे बात करो। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग तो भाई गुफ्तगू ही करते हैं ना। पॉलिटिकल लोग या वो पीसफुल एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनके पास बंदूकें तो नहीं होती। उन्होंने गुफ्तो शनीद करनी है, अपना रिकॉर्ड करना है, एजिटेशन रिकॉर्ड करनी है, हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो बताना है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। मुझे आप एक चीज बता दें, जितने केसेस हैं इंक्लूडिंग मेरे समेत जितने भी हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर केसेस हैं, उन सब में मुद्दई कौन है? स्टेट। उनमें वकील कौन है? स्टेट। उनके अंदर जज जो मुकर्रर किए गए 26 अमेंडमेंट के बाद किसके अपॉइंटेड है? आप ये कह रहे हैं कि स्टेट वो मुकदमात वापस ले ले, पहले फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुदई भी आप हैं, मुल्ला भी आप हैं, काजी भी आप हैं। ये तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। ये तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरी बात याद रखेगी अपने प्रोग्राम में कि ये जो आप हाथों से गिरा लगा रहे हैं, ये कल दांतों से खोलनी पड़ेगी। बुखारी साहब, I have to take a very quick short break here, sir. I have to wind it up here. अली बुखारी साहब पाकिस्तान साफ के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक here और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भारत जो खुद को दलेर और बहादुर मुल्क के तौर पर पेश करता है, वो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, जिससे भारत बौखलाहट का शिकार दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत की जानिब से ईरान की चाबार बंदरगाह से अचानक दस्तबरदारी महज एक माशी या टेक्निकल डिसीजन नहीं, बल्कि इसके पीछे भारत की वो मफादाती और दोगली खारजा पॉलिसी पूरी तरह बेनकाब होकर सामने आती है, जिसका वो बरसों से इनकार करता रहा है।
चाबार मंसूबा बज़ाहिर भारत के लिए वस्ती एशिया तक तिजारती रसाई, अफगानिस्तान से रवाबित और इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ का ज़रिया बताया जाता रहा है, लेकिन हकीकत में ये मंसूबा भारत के वसीतर स्ट्रेटेजिक अज़ाइम का हिस्सा था। भारत ने ईरान के साथ ये मुआहदा ऐसे वक्त में किया जब वो ख़ुद को एक खुद मुख्तार, उसूली और मुतवाज़न ताकत के तौर पर पेश करना चाहता था, लेकिन मामूली अमरीकी दबाव ने ही इस तमाम बयानियों को ज़मीन बोस कर दिया। मुख्तलिफ माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल ईरान को मुआहदे के तहत $120 बिलियन की रकम अदा ज़रूर की, लेकिन जैसे ही अमरीकी पाबंदियों का ख़तरा हकीकी सूरत इख्तियार करने लगा, नाम नहाद मोदी सरकार ने फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार कर ली और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो ख़ास तौर पर चाबार मंसूबे के लिए कायम की गई थी, उसकी पूरी क़यादत की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफ़ों और कंपनी की वेबसाइट का अचानक बंद होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत असल में अपने किरदार को छुपाना चाहता था। माहिरीन के मुताबिक अगर अमरीकी पाबंदियाँ लागू होती तो न सिर्फ इस कंपनी की सरगर्मियाँ बल्कि इसके पस पर्दा असल मकासद भी आलमी सतह पर बेनकाब हो सकते थे, जिससे भारत की बैन अल-अक़वामी साख को शदीद धचका पहुँचता। दूसरी जानिब माशी और बैन अल-अक़वामी माहिरीन इस पहलू की तरफ भी इशारा करते हैं कि चाबहार बंदरगाह में भारतीय दिलचस्पी महज तिजारत तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके ज़रिए भारत खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश के साथ साथ खुफिया सरगर्मियाँ भी बढ़ाना चाहता था। बाज़ रिपोर्ट्स में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुमकिना सरगर्मियों के खदशात का जिक्र भी सामने आता रहा, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। इन हालात में ईरानी हुक्काम पहले ही चाबहार और इससे मुंसलिक सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। माहिरीन के मुताबिक भारत को खदशा था कि अगर ईरान की सिक्योरिटी हसासियत बढ़ जाती और अमरीकी पाबंदियों के साथ तहकीकात का दायरा वसी हो जाता तो भारत के लिए यह मनसूबा एक सफारती बोझ बन सकता था। इसलिए भारत ने उसूलों पर मबनी ताल्लुकात के दावे को तर्क करते हुए वक्ती मफाद को तरजीह दी और ईरान जैसे देरीना शराकतदार से मुंह मोड़ लिया है। ये इकदाम इस हकीकत को आश्कार करता है कि भारत की खारजा पॉलिसी में दोस्ती, वादे और शराकतदारी मुस्तकिल अक़दार नहीं बल्कि ताकतवर ममालिक खुसूसन अमरीका की जो रज़ा है और वक्ती फ़ायदे के ताबे हैं। चाबहार मनसूबे से दस्तबरदारी ने न सिर्फ ईरान के साथ एतमाद को नुकसान पहुँचाया बल्कि भारत के इस झूठे तासुर को भी बेनकाब कर दिया है कि वो एक खुद मुख्तार और मुतवाज़न आलमी ताकत है, जब हकीकत में वो दबाव के सामने झुकने वाली और मफाद परस्त रियासत मालूम होती है। ये तमाम तर सूरत हाल रही। दूसरी तरफ आलमी सियासत में बाज़ औक़ात खामोश सफारती सरगर्मियाँ अचानक ऐसे मोड़ पर आकर सामने आती है जो आने वाले बरसों की जियो स्ट्रेटेजिक समत का तयन कर देती है। ख़ास तौर पर जब बात सिक्योरिटी, दिफा और अस्करी इत्तेहाद की हो तो पस पर्दा होने वाली बातचीत महज रस्मी मुलाकातें नहीं होती बल्कि ये बदलते हुए आलमी और इलाकाई हालात का बराह रास्त रद्दअमल होती है। अब जैसा कि मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और मुस्लिम दुनिया इस वक्त जिस गैर यकीनी कशीदगी और फिर तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल से गुजर रही है, उसने इलाकाई ताकतों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी सलामती के लिए नए ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर करें। इसी तनाजुर में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुमकिन दिफाई इत्तेहाद की बात अब महज कयास आराई नहीं रही बल्कि एक ठोस सफारती अमल की शक्ल इख्तियार कर रही है। इसी तनाजुर में अब वो खबर सामने आई है जिसने खित्ते और आलमी सतह पर तवज्जो हासिल की है। जैसा कि अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया तकरीबन 1 साल की मुसलसल मुशावरत के बाद एक मुमकिना दिफाई मुआहदे का मुसव्वदा तैयार कर चुके हैं, ताहम इस पर अभी हतमी दस्तखत नहीं हुए। उनके मुताबिक ये मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद दिफाई मुआहदे से मुख्तलिफ और ज़्यादा वसी होगा क्योंकि इसमें तुर्किया भी शामिल है। दूसरी जानिब तुर्किया ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुआहदे के हवाले से बातचीत ज़रूर हुई है लेकिन ताहाल कोई मुआहदा साइन नहीं हुआ है। खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए खासा संजीदा है और बातचीत एक एडवांस लेवल पर पहुँच चुकी है। अब इस पेशरफ्त को समझने के लिए सबसे पहले गुज़श्ता बरस 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे को ज़हन में रखना ज़रूरी है। इस मुआहदे ने बैन अल-अक़वामी सतह पर एक हलचल पैदा की थी। आलमी मुबसरीन का ख्याल था कि ये महज 2 ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन नहीं बल्कि एक बड़े सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बुनियाद हो सकता है जिसमें मुस्तकबिल में दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। और इस मुआहदे के बाद ये बहस ज़ोर पकड़ गई थी कि आया मुस्लिम दुनिया ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया अपनी सलामती के लिए किसी नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। अब दिफाई मुआहिदों में तुर्किया की मुमकिन शमूलियत ने इन कयास आराइयों को एक नई सूरत दे दी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुमकिन दिफाई इत्तेहाद दरअसल बदलते हुए सिक्योरिटी हालात का बराह रास्त नतीजा भी और मशरिक़ वस्ता इस वक्त मुसलसल बहरानों की जद में है। गज़ा की जंग, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, यमन का तवील तनाज़ा, शाम की खाना जंगी और इराक और लबनान में अदम इस्तेहकाम ने पूरे खित्ते को एक मुस्तकिल सिक्योरिटी चैलेंज बना दिया है। पर्टिकुलरली ईरान में जो ऑनगोइंग इंसिडेंट्स हैं और ज़ाहिर है उसमें कहीं ना कहीं एक खामोश सपोर्ट ज़रूर रही, और पाकिस्तान हो, तुर्किया इन पर्टिकुलर हो, अब या फिर गल्फ़ रीजन, सऊदी अरब
ही क्यों ना शामिल हो। अब इस सारे मामले को लेके अब जो जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहे हैं इस पर बात करेंगे। इस वक्त हुसैन बाकरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ईरानियन जर्नलिस्ट हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, उनसे इस मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान के अंदर पर्टिकुलरली, आपको लगता है कि काबू पा लिया गया है उस बिखरे हुए मॉब के ऊपर जो किसी भी सूरत नुकसान पहुंचा सकता था, जिसमें मिसक्रिएंट्स शामिल हुए रिपोर्टेडली, और फिर अमेरिका को ये कहना पड़ा कि हालात तब पहले से बेहतर हुए हैं? यानी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि कुछ मस्बत खबरें आ रही हैं, तो अल्टीमेटली इसको जुज़ वक्ती डिफीट कहा जा सकता है? आप काइंडली सवाल को रिपीट करें, मुझे बस लास्ट सेंटेंस समझ में आ गई, बाकी मैं सुन नहीं पाया। जी मैं ये कह रहा हूं सर कि इस वक्त जो एक्टिविटी चल रही है, लग ये रहा है कि खासी हद तक वो जो खतरात थे उसके बादल छटे हैं ईरान पर से, या ईरानियन सुप्रीम लीडरशिप पे से, या रिजीम पे से। जाहिर है जब बिफरा हुआ मॉब होता है, मिसक्रिएंट शामिल होते हैं, तो उसको ज़रा सी चिंगारी ही चाहिए होती है भड़कने के लिए। लेकिन क्या लगता है कि वो अब बादल अल्टीमेटली छट गए हैं, या वो माहौल मुंदमिल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मैं इस माहौल को ईरान के अंदर और तेहरान के अंदर खामोशी क़ब्ल तूफान का नाम देता हूँ। बिल्कुल एक सुनसान के माहौल है, लेकिन कल मेरी बात हुई थी ईरानियन ऑफिशियल से, वो कह रहे थे हम ना किसी ट्रंप की ट्वीट के ऊपर यकीन करते हैं, ना 100% हम ये कह सकते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए हम फुल फ्लेज तैयारी में हैं। आर्मी, IRGC, लोग और गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर एन इंटरवेंशन। इसलिए इन्होंने यह बयानिया भी जारी की है, न सिर्फ हम अपने दिफा भरपूर तरीके से करेंगे, बल्कि अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी करेंगे। इसलिए ईरानी सिचुएशन ये कि ये बिल्कुल हमले की तैयारी में है अभी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जुज़ वक्ती खामोशी है, या जुज़ वक्ती अमन है जो आया है, इसके बाद ये अमन, ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है? बिल्कुल, ये खामोशी आम खामोशी नहीं है, ये खामोशी तैयारी की खामोशी है। और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जैसे कि वजह भी है, जून 2025 में ईरान 4th राउंड नेगोशिएशन कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ट्रंप साहब जो ट्वीट दे रहे हैं वो ठीक है। उसी नेगोशिएशन के बीच में ही इनके ऊपर अचानक हमला हुआ और ये बिल्कुल सरप्राइज अटैक था इनके ऊपर अमेरिका और इसराइल का। इसलिए मेरा नहीं ख्याल और कोई भी बाशूर इंसान अब इनके जाल में नहीं फंसेंगे, इसलिए वो फुल फ्लैश तैयारी में। इसीलिए नेट अभी तक वापस नहीं आई और जितने भी इनकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो सारे गुमनाम इलाकों पे अटैक के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से जो मिक्स सिग्नलिंग है, आप ये कह रहे हैं कि इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ हिज स्ट्रैटेजी, जो माजी में भी हमने देखी है कि डिस्ट्रैक्ट किया जाए और फिर उसके बाद वही हो जो वो सोच समझ के बैठे हुए हैं। तो क्या हालात ऐसे हैं या इस नहज पे आ सकते हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर दे? ट्रंप साहब के ऊपर बहुत मुश्किल है यकीन करना, और इनको प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है कोई ऐसा प्रिडिक्शन नहीं होगा कि ट्रंप साहब को 100% हम प्रिडिक्ट कर सके। लेकिन ये याद रखें, ट्रंप साहब ने वादा दिया था ईरानी वो जो अपोजिशन लीडर्स हैं, सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर्स, कि मैं जरूर अटैक करूंगा और ईरानी अवाम सड़कों पर रहें, हेल्प इज ऑन द वे। लेकिन अचानक फिर दोबारा ट्वीट आई। देखिए वजह ये है, मुझे जो लगता है कि इसराइली और गल्फ कंट्रीज के कुछ सरबराहों ने कॉल की होगी और उनको समझाया होगा कि आपकी जो ऑप्शंस है वो बहुत महदूद है। एयर अटैक के ऊपर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं कर सकते हैं, और ईरान के पास जो ऑप्शंस है वो मुअस्सिर ज्यादा मुअस्सिर और बहुत वसी पैमाने पे वो हम सबको टारगेट कर सकते हैं हम अगर आपको अड्डे दे दें। क्योंकि क्लियरली ईरानी गवर्नमेंट अपने हमसायों को लिख के और पैगाम भिजवा दिया है कि अगर आपकी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी तरह इस्तेमाल हो तो आप ये यकीन करें कि हमारे जो मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो आपके खाक पे गिरेंगे। और इसराइल भी जानता है कि अगर उसके ऊपर अटैक हो जाए ईरान के ऊपर, एक ही रात के अंदर हजारों क्लस्टर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके ऊपर दागे जा सकते हैं। और उनके अभी इसराइल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उनके पास
इतने इंसेप्टर्स नहीं है कि इन सारे जो इनका आयरन डॉम है ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकें। इसलिए मुझे लगता है कि गल्फ कंट्रीज और इसराइल भी ट्रम्प साहब को समझा रहे हैं कि अगर आप अटैक करते हैं तो आप ज्यादा बुनियादी कोई तब्दीली ला के नहीं आएंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो तबाही होगी वो बहुत से ज्यादा होगा। इसलिए शायद वो अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन बकरी साहब हमारे साथ मौजूद हो। आपने सुनिए, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो तवील अरसे से खुद को आलमी अमन का मेहमान साबित करने की कोशिश करते रहे, वो एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबेल इनाम लेने की ख्वाहिश का इजहार कई बार कर चुके हैं और अब उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो भी गई है। लेकिन इस बार मामला गैर मामूली इसलिए है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने नहीं दिया, बल्कि वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया मचेडो की जानिब से अलामती तौर पर पेश किया गया है। बज़ाहिर ये इकदाम एक इनफरादी और जज्बाती फैसला महसूस होता है, लेकिन दर हकीकत ये एक गहरे सियासी बयानी और सफारती मफादात से जुड़ा हुआ इकदाम दिखाई देता है, जिसका मकसद ट्रंप के इस दरीना दावे को तक़वियत देना है कि वो आलमी अमन के सबसे बड़े नंबरदार हैं। मारिया मचाडो की जानिब से नोबेल पीस प्राइज़ पेश करने के इस इकदाम ने आलमी मीडिया में खासी दिलचस्पी पैदा की है, लेकिन साथ ही इस इकदाम की कानूनी और अखलाकी हैसियत पर भी सवालात उठ खड़े हुए हैं। नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट इस हवाले से पहले ही वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि नोबेल इनाम एक ज़ाती एजाज़ होता है, जिसे ना किसी दूसरे फ़र्द को मुंतकिल किया जा सकता है और ना इसको मनसूख किया जा सकता है। इस उसूल की रोशनी में मारिया मचाडो का ये इकदाम महज अलामती अहमियत रखता है, जिसकी कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। यही पहलू इस बात को तक़वियत देता है कि ये मामला एजाज़ से ज़्यादा एक सियासी अलामत और बयानिए की तश्कील है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते नजर आए कि उन्होंने बैक वक्त कई ममालिक के दरमियान तनाज़ात को कम करने और जंगों को रोकने में किरदार अदा किया। इन्हीं दावों की बिना पर वो ख़ुद को अमन के नोबेल इनाम का हकदार भी करार देते रहे। ताहम 2025 में जब उन्हें यह एजाज़ नहीं दिया गया तो ये वाज़ेह हो गया कि आलमी इदारे ट्रंप के अमन से मुतालिक दावों को इस सतह पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मारिया मचाडो की जानिब से उन्हें नोबेल मेडल पेश करना दरअसल इसी खला को पुर करने की कोशिश नज़र आती है, ताकि ये तासुर कायम किया जा सके कि बैनुल-अक़वामी इदारे ट्रंप को तस्लीम नहीं कर रहे तो कम अज़ कम उनके सियासी इत्तेहादी उन्हें अखलाकी जवाज़ फराहम कर सकते हैं। अब ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब वेनेजुएला खुद शदीद सियासी हलचल और गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई के बाद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी, उबूरी हुकूमत के क़याम और इक़्तिदार की नई सफ़बंदी ने मुल्की सियासत को एक फ़ैसला कुन मोड़ पर ला खड़ा किया है। इसी पस मंज़र में मारिया मचाडो का डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देना किसी सादा या गैर जानिबदाराना इक़दाम से ज़्यादा एक सोचा समझा सियासी हरबा मालूम होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक स्टोरी शेयर करेंगे उस ब्रेक के बाद हमारे साथ। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ऐसे वक्त में किया गया है जब महंगाई पहले ही आवाम की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासर कर चुकी है। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 79 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 84 रुपये 27 पैसे और डीजल पर 75 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 76 रुपये 21 पैसे करना बज़ाहिर हुकूमती आमदन बढ़ाने का इकदाम है, लेकिन इसका असल बोझ बराह रास्त आम शहरी पर पड़ेगा। अगर लेवी बरकरार रहती तो पेट्रोल की कीमत में 4.5 रुपये फ़ी लीटर तक कमी मुमकिन थी, जिससे आवाम को फौरी और अमली रिलीफ मिल सकता था। लेवी में इजाफा अवामी रिलीफ के बरक्स एक ऐसा फैसला नजर आता है जो महंगाई के दबाव को मजीद बढ़ा देगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के असरात सिर्फ ईंधन की कीमत तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये पूरी मईशत पर असरअंदाज होते हैं। अवाम इसलिए भी रिलीफ से महरूम हुए कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी या फिर इस्तेहकाम के बावजूद इसका फ़ायदा सारिफीन तक मुंतकिल नहीं किया गया। आमतौर पर ऐसे मौके पर हुकूमत कीमतें कम करके आवाम को सहूलत फराहम करती है, लेकिन लेवी बढ़ाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन कमी को जज्ब कर लिया गया है। इस अमल से यह तासुर मजबूत होता है कि हुकूमत माली खसारा पूरा करने के लिए बिलवास्ता टैक्सेस पर इन्हिसार कर रही है। इसका बोझ अमीर और गरीब में तफरीक के बगैर सब पर यकसा पड़ता है। और लेवी में इजाफे का एक और मनफी पहलू यह है कि इससे महंगे में इजाफे का खदशा पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में शरह सूद और कारोबारी लागत बढ़ सकती है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।